मुंबई मॉडल क्या है ये मुंबई मॉडल जिसकी देश में आज हर तरफ चर्चा हो रही है? क्यों इसे इम्प्लीमेंट हर जगह करने की बात की जा रही है? मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में इसे इम्प्लीमेंट किया गया और कोरोना की त्रासदी को कहीं हद तक ही कम किया गया। क्या है मुंबई मॉडल? जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज यूसी न्यूज़ के वरिष्ठ संपादक राजेश सिंह। सर, मैं जानना चाहूँगी आपसे कि मुंबई मॉडल क्या है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया गया और नागपुर में इसे इम्प्लीमेंट किया गया रहता तो कितनी हद तक की त्रासदी से बचा जा सकता था? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मुंबई मॉडल है क्या। मुंबई मॉडल दरअसल बीएमसी ने मुंबई में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जो योजना बनाई और उसके कार्यान्वयन में उनको जो सफलता मिली, उसके बाद उस योजना का नाम पड़ गया मुंबई मॉडल। बताना ज़रूरी है कि बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने ये योजना बनाई थी और अपने टीम के साथ, और उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन इतना सक्सेसफुल रहा कि आज मुंबई मॉडल का चर्चा जो है देश भर में हो रहा है। कई महानगर इस मॉडल को अपना रहे हैं और उस पे काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि मुंबई मॉडल में उन्होंने किया क्या। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो वर्किंग था बीएमसी का, उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया और बीएमसी हेडक्वार्टर के साथ ही मुंबई के जो 24 जोन हैं उसमें 24 उन्होंने वार रूम बनाया। जोनल स्तर पर बनाए गए वार रूम में 30 वार रूम में डेडिकेटेड टीम बैठाई उन्होंने। सभी जोन में 10 टेलीफोन ऑपरेटर रहते थे, जो हर शिफ्ट में 10-10 ऑपरेटर रहते थे, 24 घंटा काम करते थे। सभी जोन में 30 डेडिकेटेड लाइन दिया गया उनको। इसके साथ ही वहाँ पे 10 डॉक्टर रहते थे, सपोर्ट स्टाफ रहता था और 10 एम्बुलेंस प्रत्येक जोन को उन्होंने प्रोवाइड किया, जो कि 24 घंटे हर जोन में रहता था। हाँ, इसके साथ ही इकबाल सिंह चहल ने ये किया कि मुंबई में जो टेस्टिंग सेंटर्स थे, मुंबई में टोटल 55 टेस्टिंग सेंटर जो बताया गया है, उसने जो टेस्ट रिपोर्ट है वो इंडिविजुअल लोगों को नहीं दिया जाता था, वो बीएमसी हेडक्वार्टर को भेजा जाता था और शाम 6 बजे से वो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आने लगता था। रिपोर्ट मिलने के बाद में वहाँ एक डेडिकेटेड टीम रहता था जो उसको जोन के आधार पे उसको अलग अलग करके संबंधित जोन में भेज देती थी। अब जो अलग अलग जो 24 वार रूम जो जोन्स में बने हुए थे, वो लोग सुबह से, वहाँ जो टीम थी वो सुबह से उन लोगों को सूचना देने लगती थी जो पॉजिटिव रहते थे। जो लोग निगेटिव रहते थे उनको भी सूचना देती थी, जो पॉजिटिव हैं उनको सूचना देती थी कि भाई आप पॉजिटिव आए हैं। और सिर्फ सूचना ही नहीं, उनको पॉजिटिव होने की सूचना देने के बाद उस जोन से एक टीम जो है वो उस पेशेंट के घर, उस संक्रमित जो हैं उनके घर तक जाती थी। उसमें डॉक्टर भी रहता था, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ भी रहता था और वो लोग वहाँ जाके देखते थे कि भाई इस पेशेंट को अस्पताल भेजने की ज़रूरत है कि इसका घर पर ही इनका इलाज हो सकता है। तो अगर अस्पताल भेजने की ज़रूरत है तो उनको अस्पताल भेजा जाता था, और अगर घर पे ही उनका इलाज हो सकता था तो उनको घर पे ही वो लोग उनको मार्गदर्शन कर देते थे कि भाई आप ऐसे ऐसे करिएगा। और जिनको अस्पताल भेजना है तो वही टीम उनको साथ में अपने साथ एम्बुलेंस ले जा करके अस्पताल में एडमिट करते थे। अच्छा, एक बात और, जो होम क्वारंटीन में जो भी मरीज रहते थे उसके नियमित संपर्क में जोन में तैनात डॉक्टर रहते थे। अब वहाँ एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हुआ जो मुंबई मॉडल में, वो ये था कि सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी अस्पताल, किसी में भी कोई भी मरीज़ डायरेक्ट उसका दाखिला नहीं हो सकता था इलाज के लिए। वो
बीएमसी के वार रूम से जो जहां रिक्वेस्ट आएगा और या जहां संदेश आएगा कि भाई आपको यहां जाना है इलाज कराने के लिए, तो ही कोई अस्पताल किसी मरीज को दाखिला दे सकता था और उसका इलाज वहां शुरू होता था। मतलब इलाज पे भी बीएमसी का पूरी तरह नियंत्रण था। इतना ही नहीं, निजी अस्पताल में एक मरीज से कितना फीस लिया जा सकता है, ये प्रमुख सवाल है जो आप सभी दर्शक, हमारे जितनी भी न्यूज़ हैं उन सब पर आपका यही सवाल लिया जाता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल, इन दोनों में क्यों इतना अंतर है और क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में लूट हो रही है। सर, इस पर हमारे दर्शकों को आप जवाब दीजिए कि किस तरह बीएमसी ने प्राइवेट हॉस्पिटलों पर सबसे पहले लगाम लगाई। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फीस तय कर दिया कि जो निजी अस्पताल हैं वो इससे ज़्यादा फीस नहीं ले सकते हैं, और न फीस ले सकते हैं न उनके यहाँ सीधे मरीज जा सकते हैं। कौन मरीज कहाँ इलाज करा रहा है या कौन मरीज कहाँ इलाज कराएगा, इस पे सभी का बीएमसी वार रूम के थ्रू सब पे नियंत्रण रहता था। अब ये सब तो हुआ। अब इसके बाद में जो उनका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद वो लोग घर चले जाते थे, ठीक होकर के गए, सभी पूरे व्यवस्था पे इनने पूरी तरह से बीएमसी ने नियंत्रण रखा। एक और चीज़ जो देखे हम लोग यहाँ नागपुर जैसे शहरों में कि कोरोना मरीज का जब डेथ हो जाता था तो उसके अंतिम संस्कार के लिए काफ़ी समय लगता था। इसको भी इकबाल सिंह चहल ने आईआईटी मुंबई के सहयोग से उन्होंने एक डैशबोर्ड बनाया, और मुंबई में जो 47 दहन घाट और कब्रिस्तान है उसका पूरा रियल टाइम अपडेट उसको उस पर किया जाने लगा। जब भी कोई परिजन अपने रिश्तेदार, किसी रिश्तेदार जो उनका डेथ हुआ है उसके लिए अप्लाई करता था अंतिम संस्कार के लिए, तो उसको एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया जाता था कि आप फलाना समय में ये दहन घाट या कब्रिस्तान में चले जाइए, और वो सम्मान पूर्वक अपने जो परिजन का अंतिम संस्कार कर पाता था। तो ये इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए भी बीएमसी ने नए पहल किए। बीएमसी ने ही शुरू किया ड्राइव इन वैक्सीनेशन का, जिसमें लोग आते थे अपनी गाड़ी से वैक्सीन लगाते थे और चले जाते थे। तो देखिए, बीएमसी के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इकबाल सिंह चहल ने अपने साधन और संसाधन का बेहतरीन इस्तेमाल किया। मुंबई को पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, इसके लिए उन्होंने दिल्ली तक दौड़ लगाई। अच्छा, में सर ये बात आ रही थी कि जो डॉक्टर्स हैं उनको उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम अलॉट किया कि पूरी तरीके से उन्हें अच्छी खासी सुविधाएं दी गई ताकि वो अच्छी तरीके से काम कर सके। उन्होंने डॉक्टर्स को हायर किया पूरे स्टेट से। डॉक्टर्स मतलब जो एमडी कर रहे थे उन लोगों को देश में, अपने राज्य में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ से हायर किया, उनको बेहतरीन रहने की सुविधा दी, 50,000 रुपया तक उनको स्टाइपेंड दिया गया। तो देखिए, ऐसा है कि मुंबई के पास पैसे की कमी तो थी नहीं बीएमसी के पास में, लेकिन इन सब चीज़ को कैसे होना चाहिए उसको उन्होंने बहुत बेहतरीन प्लान किया। और देखिए, सबसे बड़ा बात, मुंबई मॉडल सफल इसलिए हुआ क्योंकि मुंबई में मजबूत राजनीतिक नेतृत्व था और इकबाल सिंह चहल जैसे तेज तर्रार और अनुशासित बीएमसी कमिश्नर थे। और इससे भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ के लोग काफ़ी अनुशासित थे। सर, हमेशा से कहा जाता है कि मुंबई के लोगों की जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी डिसिप्लिन रहते हैं। सर, कुछ टाइम पहले पिछले साल इकबाल सिंह चहल नागपुर भी आए हुए थे और उन्होंने सेम यही प्लानिंग नागपुर को भी बताई थी। तब अगर सर इम्प्लीमेंट किया गया रहता तो शायद ये त्रुटि। देखिए, मुझे याद है 4 सितंबर 2020 को इकबाल सिंह अपने टीम के साथ नागपुर आए थे और उनको लेके आए थे तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख। और अनिल देशमुख ने एयरपोर्ट पे ही कह दिया था कि इन्होंने बहुत अच्छा काम मुंबई में किया है, नागपुर में भी हम लोग ये काम करेंगे। दिन भर उनका बैठकों का दौर चला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उन्होंने शाम को कुछ करीब 14-15 सुझाव दिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को। उसमें कुछ मैं बताता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप टेस्टिंग बढ़ाइए,
24 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट आ जाना चाहिए। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उसी अनुपात में हॉस्पिटल और एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था कीजिए। मरीजों को बेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे आप ध्यान रखिए। अस्पताल में कुछ बेड संदिग्ध मरीजों के लिए भी रखा जाना चाहिए। अस्पताल में बेड की उपलब्धता के लिए डैशबोर्ड बनाया जाए और उसे हर आधे घंटे में अपडेट किया जाए, कहाँ खाली हो रहा है, कहाँ भर रहा है। उन्होंने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्हें स्वयं संक्रमित इलाकों का दौरा करना चाहिए। जिन मरीजों के घर में जगह कम है उसके परिवार को क्वारंटीन किया जाना चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से। उसी समय उन्होंने सलाह दी थी कि मनपा के हर जोन में एक वार रूम बनाया जाए और जोन स्तर पर सारी सूचनाएं को डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो उन्होंने ये भी कहा था कि जोन के लोक प्रतिनिधियों को भी वहां की स्थिति को समझाया जाना चाहिए। और ये जो एम्बुलेंस है, ये सब की कमी को दूर करने के लिए, मरीजों को लाने ले जाने के लिए उन्होंने सलाह दी थी कि अन्य सरकारी विभाग के वाहन और ओला उबेर जैसे निजी कंपनियों से आप लोग संपर्क करें और वाहन हायर करें जिसका कि एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। एक और चीज उन्होंने कहा था कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वार रूम बनना चाहिए। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वार रूम बनना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस दौरान बहुत सारी गलत खबरें, अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती थी, लोग उसको सच मानते थे। तो उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर या अन्य माध्यम पे कोई गलत खबर वायरल हो रहा है तो वरिष्ठ अधिकारियों को सामने आके तुरंत उस खबर का खंडन करना चाहिए। उन्होंने कहा था जाते जाते कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी और इसलिए इसकी तैयारी भी उसी मानसिकता से होना चाहिए। जैसे कि सर ने अभी हमें बताया कि सितंबर में तब वो आए हुए थे यहाँ पर, उन्होंने नागपुर वासियों को भी ये सलाह दी थी कि कैसे जल्द से जल्द इस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। सर उसके बाद हमसे कहाँ चूक हो गई कि इतनी ज़्यादा त्रासदी हो गई? देखिए, सबसे बड़ी बात टेस्ट रिपोर्ट आने में देरी। हमारे यहाँ RT-PCR की रिपोर्ट 2-2 दिन 3-3 दिन बाद आती थी, जिससे क्या होता, जो पॉजिटिव मरीज रहते थे उनके पूरे परिवार में या आजू बाजू में या वो जिससे मिल रहे हैं वहाँ तक संक्रमण फैल जाता था। क्योंकि जब तक आपका रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आता आप अपने आप को तो निगेटिव मान के ही चलते हैं ना। तो ये रहा एक। दूसरा, ये जो है प्रशासन का इस पे कोई नियंत्रण नहीं रहा। मरीज खुद ही फैसला करता था कि उसे कहाँ इलाज कराना है। निजी अस्पताल जो इतने सारे कोविड के इलाज के लिए खुले, उस पे प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं रहा। बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर के नियोजन में भी प्रशासन से बहुत चूक हुई है। प्रशासन इसका नियोजन सही से नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात, इन सब के अलावा मृत्यु के बाद परिजनों को अपने आत्मीय जनों के अंतिम संस्कार के लिए भी पसीने छूट गए। दहन घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लोग घंटों घंटों खड़े रहते थे। प्रशासन ने कोरोना का वार रूम तो बनाया, लेकिन वो मुंबई जितना प्रभावशाली नहीं हो पाया। शुरुआती दौर में देखिए, वैक्सीन के लिए प्रशासन ने खूब वाहवाही लूटा कि वैक्सीनेशन के लिए कि हमने इतना किया, ये किया, लेकिन अब देखिए वैक्सीन के लिए भी लोग परेशान हो रहे हैं। वैसे देखा जाए तो नागपुर में भी साधन और संसाधन की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ बड़े राजनेता भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 चीज़ों की वजह से नागपुर वासियों को काफ़ी परेशानी हुई, और ये 3 चीज़ें हैं। यहाँ लोगों में अनुशासन की कमी है। मुंबईकर जैसा हम लोग अनुशासित नहीं हैं, और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति यहाँ काफ़ी देर से जागा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इकबाल सिंह चहल जैसे कुशल प्रशासक हमारे पास नहीं थे। तो ये 3 कारण हैं अन्य कारणों के साथ, जिससे मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जो कोरोना विस्फोट हुआ
उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। गौरतलब रहे कि जुलाई महीने में थर्ड वेव आने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी भी प्रशासन के लिए वक्त बीता नहीं है। अगर हम चाहें तो मुंबई मॉडल को इम्प्लीमेंट करके जो भी अभी तक की त्रुटियां हुई हैं उसे सुधार कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ मैं निशा पंचवानी, संपादक राजेश सिंह के साथ विदा लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये बातचीत, आपको ये मुद्दा हमारा पसंद आएगा। टिल देन, टेक केयर।